हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जो कि आज यानी 21/2/2023 को आया हुआ है और पेपर का कोड है 822 DV। ये कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है यूपी बोर्ड के लिए। तो इस प्रश्न पत्र में दो टाइप के प्रश्न दिए गए थे। पहला था सेक्शन ए यानी खंड आ और दूसरा था सेक्शन बी यानी खंड बा। सेक्शन ए में ये OMR सीट पर आधारित प्रश्न थे जिसमें कुल 20 प्रश्न थे। हर एक प्रश्न एक एक अंक का है और टोटल मिला के 20 अंक इसके थे। जो सेक्शन बी है इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, क्रमवार 1 2 3 4 5। पहले वाले प्रश्न में कुल 6 खंड थे ABCDEF। हर एक प्रश्न 2 अंक का है और कुल मिला के 12 अंक इसके हुए। जो दूसरा प्रश्न है इसमें कुल 6 खंड थे और इसमें कोई 5 करना था। इसमें भी A से लेकर F तक खंड थे। हर एक खंड 4 अंक का है, कुल मिला के 20 अंक इसके हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें कुल 2 खंड थे जिसमें से कोई एक करना है। एक खंड 6 अंक का है यानी प्रश्न क्रमांक 3 कुल 6 अंक का है। सेम ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 4 और 5 भी है। दोनों में 2 खंड थे, एक एक करना है यानी कुल मिला के 6। तो अगर आप इधर से जोड़ोगे तो 20 12 20 6 6 6 इन पूरा सबको मिला के ये जो टोटल अंक बनेंगे ये 70 अंक बनने वाले हैं। आप देख सकते हो 20 20 40 और इधर 18 और इधर से 12, 18 12 30 और 40 70 अंक। तो ये पूरा 70 अंक का प्रश्न है। अगर देखा जाए तो पूरे पेपर में कुल 6 प्रश्न थे सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के। टोटल खंड जो आपको परीक्षा में करने थे वो 34 खंड थे पूरा मिला के, और जो पेपर में आया है वो पूरा 38 खंड था। तो इस प्रकार से आपके कक्षा 10वीं का जो पेपर था आज का 21/2/2023 उसका पूरा का पूरा मॉडल है। इस टाइप से आज का पेपर आया हुआ था। अब हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि इसके जो प्रश्न हैं उन्हें कैसे हल करना है, और अगर आप इसको सॉल्व कर लिए हो तो आप अपने अंकों को मिला सकते हो। और जिन विद्यार्थियों को 2024 की परीक्षा देनी है वो भी देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं कक्षा 10वीं के गणित का पेपर, कोड 822 DV, दिनांक 21/2/2023। हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं का गणित जिसका कोड है 822 DV, दिनांक है 21/2/2023। और इसमें जो OMR सीट पर आधारित प्रश्न हैं आप उन्हें देखिए। पहला प्रश्न है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही था क्योंकि जो सूत्र होता है LCM × HCF बराबर होता है जिन 2 टर्म का निकालना है उनका गुणनफल, यानी प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का HCF गुणे दोनों का LCM। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये है ऑप्शन नंबर बी। और जो अगला प्रश्न है तीसरा, यदि m बराबर 5 और n बराबर 5-7 तो करड़ी में m² और n² का मान होगा। तो इसमें m की वैल्यू दी हुई है 5 और n की वैल्यू दी है m-7। मतलब सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा और n निकालने के लिए हमें ये हिंट दिया है तो हम m की जगह पर 5 रखेंगे और 7 पहले से था तो n का मान 12 हो जाएगा। फिर इस रूट में m और n की वैल्यू रखेंगे तो 5 और 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 169 और वर्गमूल करेंगे तो 13 आएगा। और ये वाला जो है तीसरा ऑप्शन था जो प्रश्न पत्र में है वो तीसरा ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कोई रेशनल नंबर है तो कुल कितनी रेशनल नंबर वो बन सकती है, तो अनगिनत बन सकता है। ये है ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित। इसका उत्तर आप लिख सकते हो, अनगिनत भी हो सकता है लेकिन प्रश्न पत्र में यही वर्ड है तो इसलिए यही वाला सही है। अगला प्रश्न है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0
दो रैखिक समीकरण हैं, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो क्या कंडीशन होगा। तो आपको पता, अगर दो रेखाएं दी गई हैं, उनके समीकरण दिए हैं और उनके गुणांक जो हैं एक्स वाई के, उनके गुणांकों का जो अनुपात है, अगर वो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो रेखाएं समपाती होती हैं, उसके अनंत हल होते हैं। ये प्रश्न पत्र में ऑप्शन नंबर बी था, रेखाएं समपाती होती हैं, तो यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न था छठवां OMR सीट के लिए, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मतलब कोई ऐसी गिनती लो जिसका तिहाई हिस्सा करो तो 21 आएगा, तो 63 का जब आधा मतलब 3 भाग करेंगे तो वो 21 पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी था प्रश्न पत्र में 63, ये वाला सही रहेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, उससे आगे का ये है अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मोल -2 हो तो p का मान होगा। तो p की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर -2 रिप्लेस कर देनी है बस। तो x की जगह पे -2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ x की जगह -2 रख के गुणा करेंगे तो -4, ये दोनों कैंसिल होके 0, यानी p की वैल्यू 0 आएगी। ये ऑप्शन था पहला, उसमें 0 लिखा हुआ था। अगला प्रश्न, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो इन त्रिभुज होंगे। मतलब ये जो त्रिभुज हैं ये कैसे होंगे, तो अगर क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो हमेशा त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर। ये तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया था 9वां, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 और 2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब x अक्ष पे कोई पॉइंट है, उसकी दूरी 2, 5 से और 2, 9 से, दोनों से बराबर दूरी है। तो यहाँ पे हमने हल करके भी दिखा दिया है कि माना x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक होगा x, 0, क्योंकि जब x अक्ष पे होगा तो वहाँ पे y की कोई लेंथ नहीं होगी। तो इस पॉइंट से हमें 2, 5 की दूरी निकालनी है और इसी पॉइंट से 2 और 9 की दूरी निकालनी है। तो ये सारी दूरी हल करने के बाद जो x की वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव में 7, x की वैल्यू। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है, तो इसका मतलब निर्देशांक बनेगा 7, 0। ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब दिखाते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो क्या होगा। तो अगर कोई त्रिभुज है समद्विबाहु है तो सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AB के सामने कोण C पड़ेगा और AC के सामने कोण B पड़ेगा, वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 11वां दिया था, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करोड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B होगा। तो सबसे पहले AB का स्क्वायर कर लो और AC का स्क्वायर कर लो और BC का स्क्वायर करके चेक करना है कि क्या किसी साइड के स्क्वायर का योगफल दो साइड के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है या नहीं। जैसा यहाँ हमने AC का वर्ग किया तो 144 आया, AB का वर्ग करेंगे तो 160 आएगा और 160 नहीं बल्कि 108 आएगा और BC का वर्ग 36। तो 36 में 108 जोड़ेंगे 144 और AC की वैल्यू 12 है, ये भी 144 हो जाएगी। मतलब AC उसका कर्ण होगा और AC के सामने कोण B पड़ेगा, यानी कोण B की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। मतलब कोई एक ट्रायंगल है, वो समबाहु है और उसकी सभी साइडें 2A है, तो उसके शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है ABC, जिसकी एक साइड 2A, A से एक शीर्षलंब बनाया AD। तो अगर ये 2A है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी A। तो आप इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लंब की जो लंबाई आएगी √ कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो 2A का वर्ग 4A² और A का वर्ग A², घटाने पे आएगा 3A²
और स्क्वायर रूट बनेगा तो a√3 आएगा। यह है ऑप्शन ए √3, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न जो 13वां है, यदि साइन ए बराबर कास ए तो ए का मान होगा। मतलब कोई ऐसा एंगल बताओ जिसके लिए साइन ए और कास ए बराबर होता है, तो वो है 45 डिग्री, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, यदि ए की वैल्यू 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो आप इसको कई तरीके से लगा के चेक कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे ए की जगह पे 30 रख दो तो tan स्क्वायर 30 आएगा, यहाँ पे cot स्क्वायर 30, हल करने पर 1/3 ही आएगा। हमने इसको यहाँ दूसरे तरीके से लगाया, 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर ए का फार्मूला cosec स्क्वायर। sec स्क्वायर को उल्टा करेंगे 1/cos बनेगा और cosec का 1/sin, तो हल होके पूरा आएगा tan स्क्वायर ए, और tan 30 की वैल्यू 1/3 होती है, स्क्वायर करने पर 1/3 आएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना गोले की त्रिज्या r है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 4πr²। नई त्रिज्या क्या करनी है, डबल कर देनी है, तो r बदल के 2r हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल बनेगा 4π, अब r की जगह पे 2r यूज करेंगे तो पूरा मिला के 16πr²। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, 16πr² में से 4πr² घटाएंगे तो आएगा 12। ये देखो हमने यहाँ घटा के लिख दिया है। और पुराना क्षेत्रफल है 4πr², इंटू 100 करेंगे तो परसेंट निकल आएगा, तो वो होगा 300%। इस वाले प्रश्न में 300% भी ऑप्शन में था और 400% भी था। तो कुछ लोगों ने 400% पर निशान लगा दिया है कि ये वाला हो गया 16πr², नीचे 4πr² काट दिया तो 4 बचा और उन्हें 100 से गुणा करके 400% लगा दिया। लेकिन इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, कितना % चेंजिंग आया, कितना उसका एरिया बढ़ गया, वो निकालना था। तो उसका उत्तर होगा 300%। ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, परिधियों का अनुपात बराबर 2πr1, दूसरे का 2πr2, यहाँ पाई से पाई कट गया तो ये हुआ 2r1/2r2। 2r1 त्रिज्या में डबल करेंगे तो व्यास बनेगा, तो इसको हमने लिख दिया d1, एक को लिख दिया d2, तो ये होगा 4:9 ये वाला, क्योंकि व्यास का अनुपात इसमें क्या दिया, व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो परिधियों का अनुपात भी वही हुआ। मतलब ये ऑप्शन कौन सा था, बी वाला, 4:9। तो यहाँ सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 15 और 16। अभी देखो अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। एक में दिया है वर्ग अंतराल और एक में बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता 3, 1, 5, 4, 7। माध्य निकालना है तो सबसे पहले पद निकालना पड़ता है। पद होता है वर्ग चिन्ह, जैसे 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 का आधा 1, 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 6 और 8 का 14, आधा 7 होगा, 8 और 10 का 18, 18 का आधा 9। और बारंबारता 3, 1, 5, 4, 7 है। गुणा करेंगे 3 का 1 में 3, 3 इधर 5 का 5 में 25, 4 का 7 में 28, 9 का 7 में गुणा करके 63। समांतर माध्य निकालने के लिए बारंबारताओं को जोड़ना पड़ता है, तो वो आएगा 20। और फिर यहाँ पे पद गुणे बारंबारता का योगफल है 122। समांतर माध्य होता है f(x/σf)। 122 में 20 से भाग करेंगे तो आएगा 6.1। ये था ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 18वां, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। माध्य दिया है 24.1, बहुलक दिया 28, तो निकालना माध्यक। फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। तो सारी वैल्यू रख देनी, बहुलक की जगह पे 28 और माध्य की जगह 24.1। हल करने पे आएगा 25.4। ये था ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से सॉल्व होता 18 तक का प्रश्न। अभी 2 और है,
ये देखो यहाँ पे 19वां प्रश्न, एक में दिया वर्ग अंतराल, एक में दिया है बारंबारता 0 से लेके 50 तक गया, 10, 20, 30, 40, 50। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी 11, 21, 23, 14, 5। इसमें का उपर्युक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने का वर्ग अंतराल। तो यहाँ 23 है, इसके सामने 20 से 30 लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी था। और 20वां प्रश्न, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा। यही प्रश्न आपका 28वां भी है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है OMR शीट पर आधारित जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक था, किसका कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम लगाएंगे सेक्शन बी के प्रश्नों को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को। पहला प्रश्न, पहले का पहला, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 1/2, आगे 2 लगा है, 2 का 2 में गुणा 1, आगे इधर 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0, तो cos थीटा की वैल्यू 0, और ये 0 cos में 90 डिग्री होता है, यानी थीटा का मान आएगा 90 डिग्री। ये सभी 2-2 अंकों के प्रश्न हैं, जो पहला वाला प्रश्न है 6 खंड। अगला प्रश्न 1B, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो सबसे पहले मान लिया कि क्रमागत पूर्णांक एक x है, एक उसके ठीक आगे आएगा x + 1। इसमें कहा है इनके वर्गों का योगफल 365, तो पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर बराबर 365, जिसको a + b के स्क्वायर पर खोल के पूरे को सॉल्व कर दोगे तो गुणनखंड बनेगा लास्ट में x ऋण 13 एक कोष्ठक में आएगा, एक कोष्ठक में x धन 14, तो ये हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ से एक कोष्ठक को जब 0 लिखोगे तो x का मान 13 आएगा, एक को 0 करोगे तो x का मान ऋण 14 आएगा। इसको छोड़ देना है क्योंकि प्रश्न में था धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक है तो ये नहीं होगा, यानी प्रथम जो संख्या बनेगी वो 13 बनेगी और अगला जो बनेगा इसमें एक जुट जाएगा, तो अगला धनात्मक पूर्णांक 13 होगा और एक 14 होगा। आप वर्ग करके भी चेक कर सकते हो, 13 का 169, 14 का 196 जोड़ देंगे तो 365 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट। ये है पहला पार्ट, आप इसे लिख सकते हो कॉपी पे, और ये दूसरा पार्ट, ये आगे हम खिसका देते हैं, देखो ये है दूसरा पार्ट। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 1C, यानी पहले का तीसरा खंड। प्रश्न है बिंदु x y बिंदु 3,6 ऋण 3,4 से समान दूरी पर है। मतलब एक पॉइंट है x y, ये 3, 6 से और ऋण 3, 4 से दोनों से समान दूरी पर है। तो हमें निकालनी है x y से 3, 6 की दूरी, वो इस कोष्ठक में लिख दिया हमने यहाँ करली बना के, और एक होगा x y से ऋण 3,4 की दूरी, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। फार्मूला लगेगा रूट में x1 - x2 का स्क्वायर, यानी x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, इधर होगा x - 3 लगाएंगे तो आगे माइनस पहले से लगा तो प्लस होगा, और y - 4 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर दो, जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो एक रिलेशन बन के बाहर आएगा, वो है 3x + y - 5 = 0। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये देखिए शुरू से एकदम दिख रहा है प्रश्न, आप यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं अपने कॉपी पर, ये इसका उत्तर है। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, उसका डी वाला पार्ट। प्रश्न है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। रेडियस दिया 3.5, ऊंचाई दिया है 12, जो त्रियक ऊंचाई होती है √h² + r²। h की जगह पे 12 रखना है, r की जगह 3.5 रखो या 7.2। पूरे को हल कर दोगे तो आएगा 25/2, यानी 12.5 सेंटीमीटर। यानी जो उसकी तिरछी ऊंचाई या स्लांट हाइट है इसकी, वो आएगी 12.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, इसका ई वाला पार्ट। बिंदु ए बी और -a, -b के बीच की दूरी बताओ। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता है, x में से x को घटाना है, तो a में से ऋण a घटाएंगे धन a बन जाएगा, b में से ऋण b घटाएंगे तो धन b बन जाएगा। a जोड़ के 2a और b जोड़ के 2b। पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 2√a² + b²। अब दूरी को कुछ ना कुछ मात्रक से लिखना पड़ता है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो इकाई या मात्रक।
तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 का डी। आप इसको लिख सकते हो। और एक ये आगे का प्रश्न 1E। अब एक और बाकी है 1F। ये देखो 1F। निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो टेबल बना था हमने पूरा सॉल्व कर दिया। टेबल ऐसे ही नहीं था, केवल वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 करके 50 तक गया है। बारंबारता 3, 10, 11, 9, 7। तो हमें निकालना पड़ता है माध्य निकालने के लिए पद निकालने के लिए इनकी एवरेज लिखनी है। जैसे 0 में 10 जोड़ेंगे 10 का आधा 5, तो इस हिसाब से जोड़ के आधा कर देना है। अगले कॉलम में हमें चाहिए fx का बता है जब f का गुणा x में करते हैं तो 3 का 5 में 15, 10 का 15 में 150, तो इस हिसाब से गुणा कर दिया। उसके बाद फिर चाहिए बारंबारताओं का योगफल, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 40 आएगा, इधर से जोड़ेंगे तो 1070 आएगा। समांतर माध्य होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। 1070 में 40 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 26.75। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के f का उत्तर। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां खंड। आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। फिर हम दिखा रहे हैं आपको अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है 2A यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, हमने इसे छोड़ दिया है। ये किताब में भी ये वाला प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मिल जाएगा। और अगला प्रश्न जो 2B का था, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 होता है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करना। देखो हल करने के लिए 3 तरीका होता है, विलोपन, वज्रगुणन और प्रतिस्थापन। जो मर्जी आप उससे लगा सकते हो। यहाँ हमने विलोपन से लगाया क्योंकि x का गुणांक इसमें भी 2 है, इसमें भी x 2 है। दोनों को घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हुआ, 3 4 7, 11 24 35, तो y का मान 5 हुआ। किसी भी समीकरण में रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2। अब इसमें कहा है m का मान बताओ, वो इस समीकरण के लिए y = mx + 3। y की जगह पे 5 रख दो, x की जगह पे -2 रख दो। तो यहाँ पे रखेंगे 5, यहाँ पे रखेंगे -2। हल करने के बाद m की वैल्यू आएगी नेगेटिव में 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का B वाला पार्ट। अगला प्रश्न देखो 2C। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC। मतलब कोई एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एक लाइन बन रही है DE, वो AB को D पे मिलती है और AC को E पर मिलती है और इस प्रकार से मिलती है कि D पैरेलल है BC के। तो सिद्ध करना ये वाली साइड AD/AB = AE/AC। तो यहाँ पे हमने थेल्स थ्योरम प्रयोग करके प्रूफ किया है। थेल्स का थ्योरम क्या है कि किसी त्रिभुज के समांतर अगर कोई लाइन खींच दो तो वो लाइन इन्हें संगत भुजाएं बचती हैं, बाकी दो समान अनुपात में विभाजित कर देता है। ये थेल्स थ्योरम हमने यहाँ लिख भी दिया है। तो अगर D इसको बांटता तो होगा AD/DB = AE/EC बराबर होगा, इसे पलट दो तो ये बनेगा DB ऊपर AD नीचे और दोनों साइड में 1 जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद प्रूफ हो जाएगा AD/AB = AE/EC। यही प्रूफ करना है। देखो प्रश्न पूरा, यहाँ पे प्रश्न और यहाँ पे सॉल्यूशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका उत्तर है। अब दिखाते हैं अगला प्रश्न। ये है अगला प्रश्न 2D। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमने मान लिया कि भिन्न है x/y। पहला कंडीशन है जब अंश में से एक घटाते हैं तो भिन्न बन जाती है 1/3 यानी x - 1/y = 1/3। तो इससे एक इक्वेशन बन गया। और दूसरी कंडीशन है कि जब हर में 8 जोड़ा जाता है, नीचे वाली में 8 जोड़ देते तो भिन्न की वैल्यू बन जाती है 1/4। तो इसे हल करने के बाद कुछ ऐसा बना। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे
तो x की वैल्यू मिलेगी 5 और y की वैल्यू मिलेगी 12। इसका मतलब बनेगा भिन्न 5/12। आप चेक भी कर सकते हो, इसमें 1 घटाओगे तो 4/12 यानी 1/3 आएगा, नीचे 8 जोड़ोगे तो 5/20 यानी 1/4 आएगा। तो इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला पार्ट। और अगला प्रश्न 2E, समीकरण x + 1/x = 3 जबकि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए के मूल ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए x में गुणा करेंगे x² + 1/x होगा, दूसरी तरफ गुणा करेंगे x² + 1 = 3x। इस पूरे से एक द्विघात समीकरण बनेगा और इसमें सूत्र का प्रयोग करना है -b + -b² - 4ac/2a, जिसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 है। रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण के मूल बनेंगे 3 + √5/2, एक बनेगा 3 - √5/2। और यह है प्रश्न, आप इसे कॉपी पे लिख सकते हो अगर परीक्षा देनी है तो। और एक ये प्रश्न 2D। और उसके बाद देखो अगला प्रश्न 2F, क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंतिम खंड है। ये 6 खंड थे पहले में और दूसरे में। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। तो ये माध्यिका का प्रश्न है, उसमें वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था, तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, एक बार एक को लिख लो, उसके बाद नीचे इसे क्रमवार जोड़ते जाना। जैसे 5 यहाँ लिख दिया, 5 में x को जोड़ेंगे 5 धन x, उसमें 20 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 15 जोड़ेंगे तो 40, इस प्रकार से बनेगा। जो सबसे नीचे आता है इसे हम कहते हैं n या बारंबारताओं का योगफल। तो n की वैल्यू क्या बन गई, 45 धन x धन y, और सवाल में कहा था कुल बारंबारता 60 है, यानी इस पूरे की वैल्यू 60 हो गई। तो एक इक्वेशन का निर्माण होता है, ये देखो आगे कर रहे हैं इसको। इक्वेशन बनेगा x + y = 15, पहला समीकरण। और उसके बाद इसमें माध्यक का फार्मूला यूज करेंगे। माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें n का आधा चाहिए, तो 60 का आधा 30 होगा। अब इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 30 कहाँ होगा, तो यहीं पे होगा इसी में, क्योंकि ये तो 40 हो गया, इसमें 30 नहीं हो सकता ऊपर वाले। और जहाँ होता है वो होता है CF, उससे ठीक पीछे F, उससे ठीक पीछे कैपिटल L आपको लेना है। उच्च सीमा, आप निम्न सीमा रख के भी सवाल लगाओगे तो F कहीं और रहेगा, लेकिन ये सबसे आसान है CF F L, और यहाँ का वर्ग अंतराल लेना है। और फिर माध्यिका का सूत्र यूज करना है L - CF - n/2/F × H। अगर आप लोअर लिमिट लोगे तो अलग फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आपको हायर लिमिट लेके हमने सवाल सॉल्व करना सिखाया है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 8, और इस समीकरण में x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 7, यानी x का मान 8 होगा और y का मान 7 होगा। ये पिछले वर्ष भी प्रश्न आया था, उसमें यहाँ x y के बजाय F1 और F2 लिखा हुआ था। बाकी पूरा का पूरा प्रश्न पिछले वर्ष के जैसा ही है। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है 2F। एक बार फिर से देखिए पूरा प्रश्न, ये सवाल है और ये इसका सॉल्यूशन यहाँ तक। अगला प्रश्न तीसरा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो घन है, एक जैसे हैं, दोनों का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, उनको सटा के एक घनाभ बना रहे हैं। तो अगर एक का आयतन 64 है तो उसकी साइड बनेगी 4 सेंटीमीटर। उनको सटा देंगे आपस में तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 8, चौड़ाई 4 रहेगी, ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो इस हिसाब से जो घनाभ बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला LB BH LH, L की जगह 8, B की जगह 4, सारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। पूरा प्रश्न आप देख सकते हो, लिख भी सकते हो। और तीसरे में 2 प्रश्न है, कोई एक ही करना था आपको। ये तीसरा है, ये इसका ऑप्शनल दिखा रहे हैं जो प्रश्न आया था, और ये वाला थोड़ा बड़ा था, इसका ऑप्शनल। दोनों में से कोई एक करना था। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जब गोले को बर्तन में डालेंगे तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है
कि बेलनाकार बर्तन में उठे हुए पानी का आयतन ही गोले का आयतन होगा। पानी का आकार कैसा होगा, बेलन के जैसा, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। मान लो एच हाइट पानी ऊपर चला गया और आर रेडियस थी बेलन की, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर गोले की त्रिज्या स्मॉल आर और ये वाली आर बेलन की त्रिज्या है। तो अगर इस पूरे को सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा आर का मान 9 सेंटीमीटर, मतलब बेलनाकार बर्तन जो है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और जो व्यास बनेगी वो 18 सेंटीमीटर मिलेगी। यहाँ पे आप उसका सलूशन देख सकते हो। और ये पूरा प्रश्न, एक बार प्रश्न देखो, ये वाला है और ये उसका सलूशन यहाँ से दिख जाएगा पूरा। अगला प्रश्न है चौथा, इसमें भी दो खंड थे, दोनों में से कोई एक करना है। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई और दूरी px ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने बनाया है कि मान लिया ये टावर है PQ, पॉइंट x से Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। इससे थोड़ा ऊपर 40 मीटर जाएंगे y मिलेगा, जहाँ से उन्नयन कोण है 45 अंश। तो जो लेंथ x y की होगी वही लेंथ z p की होगी, और जो लेंथ y z की है वही लेंथ x p की है। वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर एक बार आपको ये वाला समकोण त्रिभुज लेना है और एक बार ये वाला समकोण त्रिभुज लेना है। दोनों को हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उत्तर h जो आया है, टावर की हाइट वो है 94.64 मीटर, और जो दूरी px है ये वाली दूरी है 54.64 मीटर। ये वाला प्रश्न भी पिछले वर्ष का है, उसमें px के बजाय xq निकालना था, बाकी पूरा का पूरा प्रश्न ऐसे ही है। तो यहाँ देखिए प्रश्न, और आगे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये यहाँ। और अब दिखाते हैं इसका ऑप्शनल चौथे का, दोनों में से जो कोई एक करना था। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलाने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमने चित्र बनाया है, PQ मान लेते हैं, ऊपर ब्रिज है और यहाँ नीचे नाव है। यहाँ से Q का उन्नयन कोण 30 अंश है। 4 मिनट के बाद पॉइंट Y पे पहुंच गया, जहाँ से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ हमने उसको सॉल्व कर दिया है कि मान लेते हैं नाव की चाल x किलोमीटर प्रति मिनट है, 4 मिनट तक चली है, तो कुल कितनी दूरी चलेगी यहाँ तक, दूरी गुणे समय। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमने लिख दिया x y की वैल्यू 4x, तो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये वाली पूरी की पूरी 4x हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने मान लिया है कि पुल की ऊंचाई h है, तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएंगे, tan 60 की वैल्यू h बाई yp हो जाएगा। तो यहाँ से yp की वैल्यू हमने निकाल दी है, वह h√3 माइनस 4x। फिर आएंगे यहाँ पे tan 30 लगाएंगे, h बाई यहाँ से यहाँ तक xp, और xp है xy प्लस yp। xy की वैल्यू यहाँ पे रखी है 4x और yp की वैल्यू है h√3 माइनस 4x। इन सब को रख के हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे yp की वैल्यू आई है 2x किलोमीटर, और xy की दूरी थी 4x और ये है 2x, मतलब ये वाली दूरी आधी है तो टाइम भी आधा ही लगेगा। तो समय का यहाँ पे हमने सूत्र लिखा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है यहाँ से यहाँ तक 2x और चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति मिनट, तो 2x में से x से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस में। ये है पूरा प्रश्न और ये है इसका सॉल्यूशन। आप मिला सकते हो कि आपने कितना अंक सही किया। ये हम आगे खिसका रहे हैं, देखो ये चित्र है और ये पूरा का पूरा उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। मतलब आज के समय में पिता पुत्र का 7 गुना है, 2 साल पहले पिता पुत्र का 13 गुना था। दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। तो हमने मान लिया पुत्र की उम्र x वर्ष, पिता की y। आप चाहे तो पुत्र की y लिख दो, पिता की x लिख दो।
इसमें कहा है वर्तमान समय में पिता की उम्र पुत्र की 7 गुनी है, यानी y बराबर हो जाएगा 7x। 2 साल पहले की बात क्या थी, x -2 होगा और y -2 होगा। तो पिता की उम्र 2 साल पहले 13 गुनी थी, तो इससे एक इक्वेशन बना, ये नीचे हमने उतार दिया इसको। इसमें y की वैल्यू 7x रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। किसी भी समीकरण में x रखने पर y की वैल्यू 28 आएगी, यानी वर्तमान उम्र पुत्र का 4 वर्ष और ये 28 वर्ष। आप चेक भी कर सकते हो कि इतने समय 4 7 28 7 गुना है, 2 साल पहले ये 2 होगा और ये 26, तो 26 2 का 13 गुना है, तो ऐसे चेक भी हो सकता है। तो उत्तर आएगा 28 साल और 4 साल। ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर, ये यहाँ से यहाँ तक। और अब दिखाते हैं सबसे अंतिम प्रश्न जो आया है, वो ये है 5वें का ऑप्शनल। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये वाला प्रश्न भी कुछ वर्षों पहले आया है और ये किताब में भी मौजूद है। बस इसमें और किताब वाले प्रश्न में एक चीज़ का फ़र्क है, किताब में -2 लिखा, बाकी पूरा का पूरा प्रश्न एकदम से एग्जैक्ट वही है, लेकिन यहाँ पे इस माइनस को हटाया है पेपर में, जिसकी वजह से पूरा उत्तर ही चेंज हो गया है, पूरा का पूरा चेंज हो गया है। प्रश्न है 10/x + y और 2/x - y = 4 और दूसरा 15/x + y - 5/x - y = 2। तो यहाँ पे भी 1/x + y है, इसमें भी वही चीज़, यहाँ 1 - x - y 1/, यहाँ भी 1/x - y। तो हमने इस पूरे को a माने और दूसरे को b मान के इसमें रिप्लेस किया। 10a + 2b = 4 और यहाँ पे 15a - 5b = 2। इन दोनों समीकरणों को मिला के जो ए बी में इक्वेशन बना है वो है 3 और 4। 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो ए की वैल्यू है 3/10 और बी की वैल्यू आई है 1/2। अब चूंकि हमें ए बी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें एक्स वाई की निकालनी है, तो अगर ए की वैल्यू 3/10 है, वो यहाँ हमने दिखाया है, तो इसका मतलब 1/x + y की वैल्यू 3/10 है, यानी x + y की वैल्यू 10/3 है। इसको हमने एक नया इक्वेशन बना दिया। सेम b की वैल्यू भी निकल गई है, तो 1/x - y था, यहाँ से x - y की वैल्यू 2 हो गई। इसको और इसको दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, विलोपन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन चाहे जैसे करके। तो x की वैल्यू आएगी 8/3 और y की वैल्यू आएगी 2/3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे -2 रख देते तो भिन्न में उत्तर नहीं आएगा, तब बिल्कुल एकदम से लगभग प्लेन उत्तर आएगा। तो ये है प्रश्न 5वें का ऑप्शनल और यहाँ पे हमने उसको लगा के दिखाया है, आप लिख सकते हैं। हम प्रश्न को आगे कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ तक b की वैल्यू है और a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ से आगे लगाना था इधर से, ये वाला भी आप देख सकते हैं। x की वैल्यू है 8/3, y की वैल्यू है 2/3, तो ये दोनों को मिला के फाइनल उत्तर है। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है आज का प्रश्न पत्र 21/2/2023 को। कोड है 822 DV, कक्षा 10वीं का गणित। उम्मीद है कि आपको आज के सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न या डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं।